हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस क्लास में हम जानेंगे कि बीए 6 सेमेस्टर का इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या रहने वाला है। आपका 6 सेमेस्टर में आपको कितना पढ़ना है मेजर में और कितना माइनर में पढ़ने वाला है। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है इसमें हम मेजर पेपर और माइनर पेपर दोनों का सिलेबस देखने वाले हैं और आपको इस वीडियो से पता चलेगा कि आपको पढ़ना क्या है, बल्कि हम पॉइंट वाइज जानेंगे। एक एक पॉइंट हम आपको तोड़ तोड़ करके समझाएंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि आपको कौन कौन सा पॉइंट या इसमें 6 सेमेस्टर में कवर करना है इकोनॉमिक्स में। और ये जो आपका सिलेबस रहने वाला है ये हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाला है ताकि दोनों में से किसी भी स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो, हिंदी मीडियम हो या फिर इंग्लिश मीडियम हो, सबके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखना है। तो उससे पहले सिलेबस बताने से पहले हम आपको बता देते हैं कि आपका मेजर पेपर ये 6 सेमेस्टर में कितना पेपर रहने वाला है। तो हम आपको बताते हैं। तो मेजर पेपर आपका 3 हो चुका है, मतलब मेजर पेपर अब आपका हो जाएगा 10, 11 और 12। अगर हम माइनर की बात करें तो 6 सेमेस्टर में माइनर 2 पेपर हो चुका है, मतलब माइनर पेपर 7 और माइनर पेपर 8 रहेगा इकोनॉमिक्स में। तो हो सकता है कि सब सब्जेक्ट के हिसाब से नंबर अलग अलग हो, लेकिन इकोनॉमिक्स के लिए अगर हम बात करें मेजर पेपर की, अगर मेजर पेपर में आपका इकोनॉमिक्स है तो आपको पढ़ना पड़ेगा मेजर पेपर 10, मेजर पेपर 11 और मेजर पेपर 12। अगर किसी का माइनर पेपर में इकोनॉमिक्स है तो उसको पढ़ना पड़ेगा माइनर पेपर 7 और माइनर पेपर 8 पढ़ना पड़ेगा आपको। तो इस बार भी टोटल 5 सब्जेक्ट रहने वाला है 6 सेमेस्टर में। मेजर रहेगा आपका 3 पेपर और 2 हो जाएगा आपका माइनर पेपर, तो दोनों को मिला करके 5 हो गया। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ। अब हम देखेंगे, सबसे पहले सिलेबस देखेंगे मेजर पेपर 10 का, मतलब शुरुआत हम मेजर पेपर से करेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि मेजर पेपर 10 रहने वाला है। तो मेजर पेपर 10 में आपका रहने वाला है अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, यानी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट 1। तो यूनिट 1 में आपको क्या करना है कि इसका परिचय पढ़ना है, मतलब इंट्रोडक्शन पढ़ना है। तो किसका पढ़ना है? तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का ही आपको सबसे पहले इसका परिचय जान लेना है। तो पॉइंट वाइज हम आपको यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में लिख दिए हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें पढ़ना क्या है? इसमें आपको पढ़ना है नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये एक पॉइंट हुआ अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र। उसके बाद आपको पढ़ना है व्यापार अधिशेष और व्यापार घाटा। उसके बाद आपको पढ़ना है व्यापार का आर्थिक आधार, व्यापार की शर्तें, व्यापार की लाभ, व्यापार नीति के साधन तथा उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव क्या पड़ता है, ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है व्यापार अवरोध, शुल्क और टैरिफ के बारे में आपको पढ़ना है, सब्सिडीज़ के बारे में पढ़ना है, आपको आयात कोटा के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको मुक्त व्यापार बनाम संरक्षणवाद के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है मुक्त व्यापार के पक्ष में तर्क। उसके बाद आपको पढ़ना है केस फॉर प्रोटेक्शन। तो यूनिट 1 में आपको इतना सब कुछ पढ़ना है। आगे भी देख लेते हैं। नहीं, यूनिट 1 में इतना ही है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि पॉइंट वाइज समझा दीजिए, तो इसीलिए हम पॉइंट वाइज पूरा लिख दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। बाकी हम आपको ऑफिशियल जो सिलेबस वेबसाइट पे डाला गया है वो भी हम आपको दिखाएंगे, वहाँ से अभी आपको समझ में आ जाएगा कि कितना आपको पढ़ना है। तो अब हम बढ़ते हैं यूनिट 2 की तरफ। मेजर पेपर 10 यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है? तो यूनिट 2 में आपको पढ़ना है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ना है। इसमें भी आपको पढ़ना है एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, रिकार्डियन मॉडल के बारे में, उसके बाद हेक्सर ओलिन मॉडल के बारे में, उसके बाद आपको पढ़ना है लियोनटिफ विरोधाभास। तो यूनिट 2 में इतना सब कुछ आपको पढ़ना है। आगे और भी दिया गया है, तो ये 2 पॉइंट और आपको यूनिट 2 में ही पढ़ना है। अब हम बढ़ते यूनिट 3 की तरफ। तो यूनिट 3 में आपको पढ़ना है एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ना है। तो इसमें एक्सचेंज रेट से ही रिलेटेड सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। मार्केट क्या होता है, उसके बाद करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, भुगतान संतुलन में असंतुलन, ये सब पढ़ना है।
विदेशी विनिमय बाजार, भुगतान संतुलन, उसके बाद विनिमय दर, अर्थव्यवस्था पर विनिमय दर का प्रभाव क्या पड़ता है, और विनिमय दर निर्धारण के सिद्धांत। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको यूनिट 3 में पढ़ना है आगे, और इसमें आपको पढ़ना है। तो भुगतान संतुलन में असंतुलन का क्या कारण होता है, ये भी आपको पढ़ना है। सुधार की विधि क्या है, ये भी जानना है। समायोजन तंत्र के बारे में जानना है। उसके बाद आपको इंटरनल और एक्सटर्नल बैलेंस, इलास्टिसिटी अप्रोच, एब्जॉर्प्शन अप्रोच, मॉनेटरी अप्रोच के बारे में आपको ये सब जो पॉइंट दिया गया है, ये सब आपको यूनिट 3 में ही पढ़ना है। अब हम बढ़ते हैं यूनिट 4 की तरफ। तो यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है? यूनिट 4 में आपको पढ़ना है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में। मतलब इसमें आपको WTO के बारे में पढ़ना है, IMF के बारे में जानना है, वर्ल्ड बैंक, ADB, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में आपको जानना है इसमें। और भी इसमें आपको पढ़ना है, एक मिनट। तो इनके उद्देश्य क्या है, इनका क्या सिद्धांत है और इनका क्या कार्य होता है। ये जो ऊपर दिया गया है, इन सभी का क्या उद्देश्य है, क्या कार्य है, क्या सिद्धांत है, इसके बारे में भी आपको जानना है यूनिट 4 में। तो मेजर पेपर 10 में 4 ही यूनिट आपको पढ़ना था, तो चारों यूनिट का हो चुका है सिलेबस, हम आपको बता चुके हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, मेजर पेपर 11 की तरफ पढ़ते हैं। तो मेजर पेपर 11 में आपको क्या पढ़ना है, एक मिनट। हाँ, तो मेजर पेपर 11 में आपको पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था में समकालीन मुद्दे, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो इसमें भी आपको यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, यूनिट 1 में आपको पढ़ना है आर्थिक विकास के आयाम, इसके बारे में जानना है आपको। तो इसी से रिलेटेड हम सब कुछ पढ़ेंगे। तो हमको पढ़ना है ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्ट्रक्चरल चेंज के बारे में, यानी आर्थिक वृद्धि, वितरण तथा संरचनात्मक परिवर्तन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है लैंगिक एवं क्षेत्रीय असमानताओं के संदर्भ में विकास। उसके बाद आपको पढ़ लेना है MDG के बारे में, SDG के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके बाद समावेशी विकास के बारे में, फिर फिनेंशियल इंक्लूजन के बारे में, उसके बाद पूंजी निर्माण के बारे में, उसके बाद तकनीकी विकास के बारे में आपको पढ़ना है। तो यूनिट 1 में इतना ही पढ़ना था आपको मेजर पेपर 11 में। अब हम बढ़ते हैं यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना था, आपको पढ़ना है यूनिट 2 में इशूज इन इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी, मतलब भारतीय आर्थिक नीति के मुद्दे के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, पॉपुलेशन ग्रोथ, डेमोग्राफिक ट्रेंड क्या है, इसके बारे में आपको जानना है। उसके बाद आपको अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, पॉवर्टी के बारे में, इनइक्वालिटी के बारे में, डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में आपको पढ़ना है। आगे हम आपको और भी दिखाते हैं, इसमें और भी पढ़ना है यूनिट 2 में। व्यापक आर्थिक स्थिरीकरण के बारे में आपको जान लेना है। तो ये पॉइंट के अंदर आपको ये सब कुछ छोटा छोटा पॉइंट दिया गया है, जिसके अंदर आपको ये सब पढ़ना है। तो इसमें आपको पढ़ना है व्यापार नीति, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया, एनवायरमेंटल इश्यूज इन इंडिया। तो यूनिट 2 में आपको यहाँ तक पढ़ना है। तो जितना भी पॉइंट हम आपको बता रहे हैं सबको नोट डाउन कर लेना है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो इसमें जितना भी सिलेबस आपको दिया गया है, तो ये हम आपको बताएं, तो जो भी स्टूडेंट्स, अगर कोई CBSE के स्टूडेंट्स होंगे या फिर कोई कंपटीशन का अगर तैयारी कर रहे होंगे, तो वो 11th क्लास का अगर इकोनॉमिक्स का बुक पढ़े होंगे NCERT का, तो काफ़ी लगभग सिलेबस वहाँ से मैच करता है, काफ़ी टॉपिक वहीं से उठा करके आपको इसमें BA में दिया गया है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है भारत का विदेशी व्यापार, यानी भारत के विदेशी व्यापार का आकार एवं प्रवृत्तियाँ क्या है, इसके बारे में आपको जान लेना है। उसके बाद एक्सिम पॉलिसी असेसमेंट के बारे में जानना है, इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट, ग्लोबलाइजेशन के बारे में, WTO के बारे में भी जानेंगे हम, अच्छे तरीके से क्लास में पढ़ेंगे। तो मेजर पेपर 11 में बस इतना ही यूनिट आपको पढ़ना था। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं मेजर पेपर 12 की तरफ। मतलब अब तक जो भी हम आपको सिलेबस दिखा रहे थे, वो पूरा सिलेबस मेजर वाले स्टूडेंट्स के लिए था। तो अब हम जानेंगे मेजर पेपर 12 के बारे में।
इसमें आपको पढ़ना है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के बारे में। तो यूनिट 1 में भी आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में ही पढ़ना है। कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है इसके बारे में आपको समझ लेना है अच्छे तरीके से। उसके बाद आपको आर्थिक विकास की अवधारणा के बारे में जानना है। उसके बाद आपको इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इकोनॉमिक वेलफेयर और उसके बाद मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, फैक्टर ऑफ ग्रोथ के बारे में भी पढ़ लेना है। आगे और आपको इसमें पढ़ना है विकास का ऐतिहासिक अनुभव, स्टेज ऑफ ग्रोथ, लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो ये तीनों पॉइंट इसमें आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको टॉपिक दिया गया है पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी के बारे में जानना है आपको। तो इसमें आपको जान लेना है कंसेप्चुअल इश्यूज एंड मेजरमेंट, यानी वैचारिक मुद्दे एवं मापन के बारे में, क्षमता एवं अधिकार के बारे में, गरीबी उन्मूलन की नीतियाँ, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है इसमें। और भी आगे दिया गया है यूनिट 1 में राज्य और बाजार के बारे में भी यूनिट 1 में ही पढ़ना है। तो बाजार की विफलता के बारे में भी हम आपको पढ़ाए थे 4th सेमेस्टर में या 5th सेमेस्टर में शायद। मार्केट फेल्योर के बारे में हम आपको पढ़ाए थे, इसके बारे में भी पढ़ना है। तो ये तीनों टॉपिक इसके बारे में भी आपको यूनिट 1 में ही पढ़ना है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है विकास के निर्धारक के बारे में। इसमें आपको जानना है कैपिटल एंड टेक्निकल प्रोग्रेस के बारे में। इसमें भी छोटा छोटा कुछ पॉइंट दिया गया है, जैसे कि रोल ऑफ कैपिटल, कैपिटल आउटपुट, रिसोर्स एलोकेशन, लेवल एंड पैटर्न ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, पैटर्न ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजी एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद अप्रचलन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है तकनीकों का चयन, इसके बारे में आपको यूनिट 2 में ही पढ़ लेना है। आगे हम बढ़ते हैं तो आगे और भी टॉपिक दिया गया है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इश्यूज के बारे में आपको पढ़ना है, यानी श्रम और रोजगार संबंधी मुद्दे के बारे में पढ़ना है। इसमें भी कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है आपको पढ़ना है जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्याकी संक्रमण के बारे में, मानव संसाधन विकास, अधिशेष श्रम, खुली बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी और उसके बाद असंगठित क्षेत्र। उसके बाद आपको पढ़ना है ग्रामीण शहरी प्रवास के बारे में। अगला टॉपिक दिया गया है आपको इसी में पढ़ना है, यूनिट 2 में ही पढ़ना है पर्यावरण और सतत विकास के बारे में। तो गैर नवीकरणीय संसाधन के बारे में भी आपको इसमें पढ़ना है। तो यूनिट 2 में बस इतना ही पढ़ना था आपको अभी से ही लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा ही सिलेबस में दिया गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, बल्कि हम यहाँ पे पॉइंट वाइज पॉइंट तोड़ कर लाए हैं एक एक पॉइंट, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है। अभी हम आपको ऑफिशियल सिलेबस दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यूनिट 3 में आपको पढ़ना है संतुलित एवं असंतुलित वृद्धि, बिग पुश थ्योरी के बारे में, हेरोड डोमर मॉडल के बारे में, कल्डर मॉडल ऑफ ग्रोथ के बारे में आपको यूनिट 3 में पढ़ लेना है। तो मेजर पेपर 12 में भी आपको यूनिट 3 ही यूनिट पढ़ना था। तो मेजर पेपर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो सिलेबस था यहीं तक था आपके लिए सिलेबस, हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ था। बाकी आपको ऑफिशियल सिलेबस देखना है तो आपको वीडियो के अंत में जाना पड़ेगा, क्योंकि हम पहले माइनर पेपर का सिलेबस आपको समझाएंगे, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे सिलेबस ऑफिशियल वाला। तो मेजर पेपर वाले स्टूडेंट्स आप सभी को यहीं तक बस पढ़ना था, आप सभी को यहीं तक स्क्रीनशॉट ले लेना था। अब हम बढ़ते हैं माइनर पेपर की तरफ। तो जो भी स्टूडेंट्स माइनर पेपर के हैं ये सिलेबस उनके लिए है, उनको अब स्क्रीनशॉट लेते चलना है। तो माइनर पेपर 7 में आपको पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। तो स्वतंत्रता के बाद आर्थिक विकास क्या हुआ इसके बारे में आपको जानना है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, स्वतंत्रता के समय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं, विभिन्न नीतिगत के बारे में भी आपको जानना है। उसके बाद आपको जानना है लक्ष्य, बाधाएं, संस्थाएं एवं नीतिगत ढांचा। उसके बाद क्षेत्रीय प्रदर्शन का मूल्यांकन। उसके बाद सतत विकास एवं क्षेत्रीय असमानताएं, संरचनात्मक परिवर्तन, बचत और निवेश के बारे में आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। तो माइनर वाले स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना है कि आपको यूनिट 1 में इतना सारा पॉइंट पढ़ना है। यूनिट 2 की अगर हम बात करें तो इसमें आपको पढ़ना है इंडियन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन एग्रीकल्चर की। तो इसमें आपको क्या
कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो आपको पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, भारतीय कृषि की समस्या और उनके संभावित समाधान क्या है, ये भी आपको जानना है। उसके बाद आपको भारतीय कृषि के उत्थान हेतु सरकार के प्रयास, भूमि सुधार, उसके बाद हरित क्रांति के बारे में आपको पढ़ना है यूनिट 2 में। अब अगला टॉपिक आपका इसमें दिया गया था इंडस्ट्री के बारे में, तो इंडस्ट्री में भी देख लीजिए कि आपको कौन कौन सा पॉइंट पढ़ना है। तो आपको पढ़ना है स्वतंत्रता के बाद भारत की औद्योगिक नीति के बारे में, भारत में लघु उद्योग का महत्व, लघु उद्योगों की समस्या एवं समाधान के बारे में, उसके बाद भारत में औद्योगिक रुग्णता के बारे में आपको पढ़ना है। अब तीसरा टॉपिक आपका इसमें दिया गया था सर्विस सेक्टर के बारे में, तो सर्विस सेक्टर में भी आपको कौन सा पॉइंट पढ़ना है, तो आपको पढ़ना है ग्रोथ एंड प्रेजेंट स्टेटस, उसके बाद आपको फॉरेन ट्रेड के बारे में भी पढ़ना है, तो इसमें आपको संरचना एवं दिशा के बारे में पढ़ना है। तो यूनिट 2 में आपको बस इतना ही पढ़ना था। अब हम बढ़ते हैं यूनिट 3 की तरफ। माइनर पेपर 7 में यूनिट 3 में आपको पढ़ना है बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में, डेमोग्राफिक फीचर कैसा है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, ग्रोथ ऑफ प्रॉब्लम ऑफ फार्म सेक्टर, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट, इसके बारे में आपको पढ़ना है। कुल 5 पॉइंट आपको इसमें यूनिट 3 में पढ़ना है। तो माइनर पेपर 7 में बस इतना ही सिलेबस था, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं माइनर पेपर 8 की तरफ। माइनर पेपर 8 में आपको पढ़ना था इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे माइनर पेपर 8 में। तो इसमें यूनिट 2 में आपको इम्परफेक्ट मार्केट के बारे में पढ़ना है, जो कि आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम इसमें पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। इसमें आपको अपूर्ण बाजार के बारे में पढ़ना है, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में आपको पढ़ना है, ओलिगोपोली के बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है क्लासिकल मॉडल ऑफ ओलिगोपोली, अल्पाधिकार के पारंपरिक मॉडल। उसके बाद आपको ड्यूपोली के बारे में पढ़ना है, कोलेसिव ओलिगोपोली, कार्टेल के बारे में, प्राइस लीडरशिप के बारे में भी पढ़ना है। आगे और दिया गया है बेसिक आइडिया ऑफ किंकेड डिमांड कर्व के बारे में भी आपको यूनिट 1 में ही पढ़ना है। तो यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है, यूनिट 2 में आपको पढ़ना है वितरण सिद्धांत के बारे में, यानी डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी के बारे में आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो आपको इसमें जानना पड़ेगा कंसेप्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्टिविटी, MRP के बारे में, VMP के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको यूनिट 2 में पढ़ना पड़ेगा यहाँ तक। तो उसके बाद यूनिट 3 में क्या दिया गया है, यूनिट 3 में दिया गया है सामान्य संतुलन, दक्षता एवं कल्याण के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ पार्शियल एंड जनरल इक्विलिब्रियम के बारे में, वेलफेयर कॉन्सेप्ट के बारे में। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया गया है वलरसियन जनरल इक्विलिब्रियम के बारे में आपको पढ़ना है, कंसेप्ट एंड कंडीशन ऑफ पेरेटो ऑप्टिमलिटी, परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको जानना है एक्सटर्नलिटीज़ इन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन के बारे में, सार्वजनिक वस्तु के बारे में, बाजार विफलता की अवधारणा और इसकी सुधार के बारे में आपको यूनिट 3 में जान लेना है माइनर पेपर 8 में। तो जितना भी सिलेबस था आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, माइनर पेपर का भी सिलेबस हो चुका है और MGC के JC का भी सिलेबस हम आपको दिखा चुके हैं। तो बस इतना ही सिलेबस था आपका इकोनॉमिक्स में, बाकी हम आपको ऑफिशियल सिलेबस दिखाते हैं। तो ये है सेमेस्टर 6 का मेजर पेपर 10 का सिलेबस। यहाँ से आपको देख कर के पता लग जाएगा कि आपको कौन कौन सा यूनिट पढ़ना था। जो जो हम आपको बताए हैं सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है, बल्कि पॉइंट वाइज आप ध्यान से देख लेंगे अच्छे तरीके से। अब चलिए हम अगला आपको सिलेबस दिखाते हैं मेजर पेपर 11 का। तो मेजर पेपर 11 में भी आप देख लीजिए अच्छे तरीके से, जो भी पॉइंट हम आपको बताए वो सारा पॉइंट इसमें है या नहीं है, आप ध्यान से यहाँ से देख लेंगे। अब हम मेजर पेपर 12 का आपको सिलेबस दिखाते हैं। तो ये है मेजर पेपर 12 का सिलेबस। तो यूनिट 1, यूनिट 2 में क्या क्या लिखा गया है वो आप एक एक पॉइंट देख लेंगे। हम आपको यही एक एक पॉइंट को तोड़ तोड़ करके ऐसे ऐसे करके लिख करके ले करके आए थे।
तो इसीलिए उतना ज़्यादा लग रहा है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका भी, अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो। अब हम बढ़ते हैं अगला सिलेबस की तरफ। तो अगला है आपका माइनर पेपर का सिलेबस, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। एक मिनट, ये हो चुका है मेजर पेपर 12 का, ये नहीं है तो इसका आपको नहीं लेना है, ये नहीं है आपका सिलेबस। यहाँ से स्टार्ट है आपका सिलेबस माइनर पेपर 7 का सिलेबस। तो यूनिट 1 यहाँ है आपका, और यूनिट 2 और यूनिट 3 माइनर पेपर 7 का यहाँ पे है। आपको मैच कर लेना है, कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, इसीलिए आपको मैच कर लेना है। माइनर पेपर 8 का भी सिलेबस यहाँ पे है, देख लीजिए। आगे हम आपको और दिखाते हैं, ये दोनों 3 यूनिट है जो कि हम आपको माइनर पेपर 8 में दिखा रहे थे। तो ये था मेजर पेपर और माइनर पेपर का इकोनॉमिक्स का सिलेबस। आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। बाकी आपको सिलेबस को मैच कर लेना है, कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, इसीलिए आपको मैच कर लेना है। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है क्लास को अंत तक देखने के लिए। थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। कोई भी दिक्कत हो तो आपको कमेंट में बता देना है, तो हम उसका कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। अगर जो भी दिक्कत होगा हम आपकी हेल्प करेंगे। बाकी आपको क्या करना है, कोई भी दिक्कत हो, इसका PDF चाहिए, चाहे जो भी चाहिए, तो आपको चले जाना है इंस्टा पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और एक बात की, इंटर्नशिप के लिए अगर आप लोग अप्लाई नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द अप्लाई कर लेना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए, क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।